हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एडुजीवा पे। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 9th फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में हमने कहां तक डिस्कस कर लिया है? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी हमने न्यूटन के दो लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कर लिया है। हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या देता था? हमें डिफिनेशन ऑफ फोर्स दिया उसने। फिर हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या दिया? इट गेव अस एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। हमें फोर्स का एक्सप्रेशन दे दिया, F इक्वल टू ma। अब वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो 3 नियम दिए थे उसके तीसरा लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये जानने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आप कभी एक हाथ से दूसरे हाथ पे ताली मारते हो क्या? जब आप एक हाथ से दूसरे हाथ पे ताली मारते हो तो आपको लगता होगा उसको तो चोट लगा, साथ में आपको भी चोट लगता है। या फिर आप किसी का टकला पे बजाते हो, टकला पे जाके एक मारना नहीं मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, मार मत देना, जाके किसी का जाके मारना। आप किसी को मारते हो तो आपको भी चोट लगता है कि नहीं? उसको तो चोट लगा लेकिन साथ में आपको भी चोट लगता है। या फिर आप कभी फुटबॉल, बिना आप बूट्स के फुटबॉल खेलना, उसमें आप फुटबॉल में किक मारते हो तो क्या होता है? फुटबॉल तो गया लेकिन साथ में आपके पैरों में भी चोट लगती है। तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर हम अपना फोर्स किसी दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी एक फोर्स हमारे ऊपर लगा रहा है, क्योंकि हम अगर इस पे हिट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम फोर्स लगा रहे हैं और हमारे ऊपर भी चोट लगा। इसका मतलब इस पे भी इसने कुछ एक फोर्स लगाया। यहीं से हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है। क्या कहता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? If a body exerts a force upon another body, then at the same time the second body also exerts a force upon first body. इसका मतलब जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है उसी समय उसी साइमल्टेनियसली इंस्टेंटेनियसली वही दूसरा बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगा। सपोज ये एक बॉडी है, ये सपोज दीवार है, वॉल है, ये आके इस पे फोर्स लगाया। अगर ये इस पे फोर्स लगाया तो ये भी इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्या कहता है? बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब क्या हुआ? ये वाला बॉल था, बॉल आया दीवार पे आके टकराया। सपोज ये इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये वॉल जो है, ये वॉल भी इस पे 10 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करेगा। दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब इस बॉल ने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब इसी में हमारा देखिए, ये जो हमारा पहला बॉडी, ये जो फर्स्ट बॉडी जो दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्शन, उसको हम लोग एक्शन कहते हैं। और जो दूसरा बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। इट मींस द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज कॉल्ड एक्शन एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज कॉल्ड रिएक्शन। अब एक्शन और रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया, यानी जो बॉडी पहला बॉडी दूसरे के ऊपर एक्शन लगा रहा है और जो सेकेंड बॉडी है वो पहले के ऊपर रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। तो इसको हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन और रिएक्शन के बेसिस पे कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब किसी भी एक्शन के लिए एक इक्वल उतना ही मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगर हर एक एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब फोर्स कभी अकेला नहीं प्रोड्यूस हो सकता है, फोर्स कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी उसको हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स हमेशा पेयर में होंगे, फोर्स कभी अकेला नहीं होता है। इट मींस अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट, एक सिंगल अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन आपने ये देखा कि हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स, जैसे ये बॉल है, ये बॉल इसके ऊपर फोर्स लगाया, फिर इस बॉल ने इसके ऊपर फोर्स लगाया। अरे भाई सेम बॉल है,
इसने इसके ऊपर फोर्स लगा, फिर इसके ऊपर फोर्स लगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब फोर्स कैंसिल हो जाना चाहिए ना। इसका मतलब हम कहेंगे कि बॉडी है, इसके ऊपर इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा, इसका मतलब इसका फोर्स कैंसिल हो जाना चाहिए क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, यानी इधर से 10 न्यूटन और इधर से 10 न्यूटन भी लग रहा है, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये क्या होता है, फोर्स एक बॉडी दूसरे के बॉडी के ऊपर लगा रहा है, यानी फोर्स डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लग रहा है। देखिए कैसे, सपोज ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अगर हम दोनों बॉडी को अब सेपरेटली देखते हैं, हम ए बॉडी को देखते हैं, अब ये बॉडी, इस बॉडी के ऊपर तो बस एक फोर्स लग रहा है ना, ये वाला, और बी बॉडी को अगर हम लोग देखेंगे, अब बी बॉडी को देखेंगे तो बस ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ही। इस पे अनबैलेंस फोर्स आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं वो बट एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं, सो दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर, इसलिए वो कैंसिल नहीं करते हैं। यहां से तो हमें देखने से लग रहा था कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तो मतलब कैंसिल हो जाना चाहिए, उसके ऊपर फोर्स बैलेंस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो अलग अलग बॉडी के ऊपर लग रहा है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक चीज और आप लोगों को, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है तो भाई हम जाते दीवार में जाके अपना सर टकराते हैं, हम गए दीवार में अपना सर टकराए, या फिर दीवार में सर टकराए, या कभी जाके आप जाते हो टकरा जाते हो, क्या होता है, आपके ऊपर धक्का लगता है, आप आके पीछे उसमें आप रिबाउंड हो जाते हो, आप गए धक्का लगता है, आप कभी कभी रिबाउंड हो जाते हो दीवार में जाके, तो क्या हुआ, आपके ऊपर फोर्स लगा, आपके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगा, लेकिन दीवार क्यों नहीं मूव किया, दीवार अपने जगह पे क्यों खड़ा रह गया। ऐसा इसलिए होता है कि दीवार का मास, द वॉल का मास ज्यादा होता है। अगर वॉल का मास ज्यादा है, फोर्स अगर सेम लग रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जितना ज्यादा मास उसमें उतना कम एक्सेलरेशन। तो बाकी फोर्स अगर दोनों का सेम है फिर भी हमारा एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, इसलिए दीवार में हमारा कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बट हमारा बॉडी का मास क्या है, कम है, इसलिए हमारे बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, हमें ज्यादा धक्का लगेगा। आप बॉल है, फुटबॉल पे किक मारते हो, फुटबॉल पे आप किक मारते हो तो क्या होता है, फुटबॉल भाग जाता है, लेकिन आपका पैर वहीं पे रह जाता है, भले चोट लगा आपके पैर में चोट लगा, लेकिन आपका पैर पीछे मूव नहीं करता। ऐसा क्यों, फुटबॉल का मास कम है तो उसमें फोर्स लगा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, लेकिन आपका बॉडी यानी आपका पैर में क्या हुआ, पैर का मास ज्यादा है, पैर का मास ज्यादा है, उस पर भले ही फोर्स लगा, फोर्स लगने से आपको चोट तो लगी, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल्सो दे मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बिकॉज इट फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मास। लेकिन अगर दो सेम मास है, अगर दो सेम मास को आके हम लोग टकरा रहे हैं, दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगेगा और सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यही हमारा कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आई होप कि आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसके कुछ हमारे रियल लाइफ में एप्लीकेशन होते हैं, वो क्या एप्लीकेशन होते हैं, लेट अस सी। देखिए क्या होते हैं, मैं पहले वर्बली बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं नोट्स आप जो भी पढ़ाऊंगा उसका नोट्स आप हमारे वेबसाइट edujiva.com पे डाउनलोड कर सकते हो, यहां से डाउनलोड कर सकते हो। आप चलते हो, आप वॉक करते हो, तो आप वॉक कैसे करते हो, हाउ डू यू वॉक, क्या आप वॉक करते हो, जब आप चलते हो तो आप अपने पैरों को जमीन पे रखते हो, अगर जमीन पे रखते हो तो क्या होता है, आपको क्या लगता है, आप आगे मूव कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आप अपना मस्कुलर, आप अपना पैर का मदद से आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जैसे ही पैर रखते हो, पैर को स्टेप करते हो जमीन पे, जमीन भी आपके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगाता है, और उसी ऑपोजिट फोर्स की वजह से यू आर एबल टू मूव। So we can say when we walk on the ground, then our foot pushes the ground backward. हमारा क्या कर रहा है, फुट ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहा है, इन रिटर्न द ग्राउंड पुश द फीट आगे फॉरवर्ड। मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, ग्राउंड को पीछे मूव किया, पीछे उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो हमारा जो ग्राउंड होता है वो हमारे ऊपर आगे
फोर्स लगाता है। सो द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन आवर फुट मेक अस मूव, वही हमें मूव करने में मदद करता है, क्योंकि हमने उसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाया ग्राउंड पे, तो ग्राउंड हमारे ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाता है, इसलिए हम लोग मूव कर पाते हैं। ये तो हो गया। दूसरा हमारा केस हो सकता है स्विमर का केस। आपने स्विमर को तैरते हुए देखा होगा। जब स्विमर तैरता है तो वो कैसे तैरता है, किस वजह से तैरता है? वो पानी के ऊपर एक फोर्स लगाता है, बैकवर्ड में फोर्स लगाता है, ऐसे ऐसे करके करता है, तो वो बैकवर्ड में फोर्स लगा रहा है। जैसे ही बैकवर्ड में फोर्स लगा रहा है तो पानी यानी वाटर उसके ऊपर फॉरवर्ड में रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, उसी की वजह से स्विमर आगे तैर पाता है। ये ऐसे ऐसे आप देखा होगा हाथ और पैर से, उससे क्या हो रहा है, उसको पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो पानी उसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाता है, तो उसी वजह से हमारा स्विमर स्विम कर पाता है। नौ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे आपका न्यूमेरिकल भी आता है, दैट इज रिक्वाइल ऑफ ए गन। गन का रिक्वाइल, रिक्वाइल किसको कहते हैं? रिक्वाइल ऑफ अ गन। देखो रिक्वाइल ऑफ गन किसको कहते हैं? आप कभी बंदूक चलाए नहीं होगे या देखे होगे चलाते हुए, तो आपने देखा होगा कभी आप बंदूक चलाते हो तो क्या होता है, या फिर राइफल आप चलाते हो, बंदूक चलाते हो, बंदूक से जैसे ही गोली निकलती है आपको भी एक पीछे की तरफ धक्का लगता है, उसके शोल्डर पे एक धक्का लगता है। इसलिए राइफल को क्या करते हैं हम लोग, शोल्डर पे रख के चलाते हैं। क्यों शोल्डर पे रख के चलाते हैं? वो रिक्वाइल ऑफ द गन की वजह से। क्यों हुआ रिक्वाइल ऑफ द गन? क्योंकि जैसे ही बुलेट उसमें से निकला तो वो क्या किया, हमारे गन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। जैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसमें बैकवर्ड पुश आ गया। लेकिन हमारा फिर वही कॉन्सेप्ट आता है कि बुलेट के पास तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा आ गया, दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगा, हमारे बुलेट के पास भी सेम फोर्स और हमारा गन राइफल के पास भी सेम फोर्स लगा, लेकिन हमारा बुलेट तो बहुत ज्यादा स्पीड से भाग जाता है, बहुत ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, लेकिन हमारा गन में उतना ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं आता। अगर हमारे गन में उतना ज्यादा, राइफल में उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आ जाएगा तो हम लोग कितना दूर जाके फेंका के गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि राइफल का मास बहुत ज्यादा होता है। अगर राइफल का मास ज्यादा, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ। अगर उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ तो उसमें कम हम लोग को झटका लगता है, लेकिन झटका हमें बैकवर्ड लगता है जब हमारा गोली आगे की तरफ जाता है। ये तो आपका रिक्वाइल ऑफ गन हो गया। एक और इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज फ्लाइंग रॉकेट। हमारा रॉकेट कैसे फ्लाई करता है? रॉकेट को आपने उड़ते हुए देखा होगा, जेट को उड़ता कैसे है? रॉकेट इस तरह का रॉकेट इस तरह का कहीं होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ से इसमें गैस भरे हुए होते हैं, इसमें गैस मटेरियल जो भी होते हैं वो भरे हुए होते हैं, और उसमें वो आग, उसके थ्रू आग आता है, गैस उसके थ्रू निकलता है। गैस जैसे इसके थ्रू निकलता है तो क्या हो रहा है, गैस इसके थ्रू निकल रहा है, गैस निकल रहा है तो ये नीचे मूव कर रहा है, गैस नीचे मूव कर रहा है, तो ये गैस क्या करता है, इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, क्योंकि गैस निकल रहा है नीचे की ओर, तो वो रॉकेट के ऊपर, ऑपवर्ड के ऊपर पुश करता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। उसी वजह से हमारा रॉकेट उड़ पाता है। और जैसे जैसे हमारा रॉकेट ऊपर जाता है तो क्या होता है, हमारा रॉकेट का मास डिक्रीज होते जाता है। रॉकेट का मास डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि हमारा जो उसका फ्यूल है, जो भी ईंधन है उसका, वो हमारा जलते जाता है, वो खत्म होते जाता है। जैसे हमारा फ्यूल खत्म हो रहा है, इसका मतलब हमारा मास कम हो रहा है। अगर मास कम हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होते जाता है। इसका मतलब हमारा रॉकेट जितना ऊपर जाता है वहां जाके उसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा बढ़ता चले जाता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट कीप्स इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज करता रह जाता है, क्योंकि यहाँ फोर्स तो वो उतना ही, गैस निकल रहा है, गैस नीचे की तरफ निकल रहा है, तो ये इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। जब ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, अब इसका मास कम हो गया, फोर्स उतना ही लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये आपका रॉकेट का केस हो गया। हमने रियल लाइफ एप्लीकेशन के जितने केस होते हैं वो कवर कर लिया है। तो देखते हैं आप यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हमारा कितना ज्यादा एप्लीकेशन है। सबसे मेन तो हम चलते हैं, चलने में हमारा एप्लीकेशन है, क्योंकि कैसे, मैंने फिर बता देता हूँ चलने में कैसे एप्लीकेशन है। क्योंकि हम लोग है, ग्राउंड के वहां पर हमने पैर रखा, पैर से इसको पीछे की तरफ पुश करते हैं, हम लोग ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करते हैं, तो हमारा फुट आगे की तरफ, यानी ग्राउंड हमारे फुट के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाता है। उसी की वजह से हम लोग चल पाते हैं। ये तो मैंने आपको सारा थियोरेटिकली बता दिया, मुंह से वर्बली बता दिया। इसके नोट्स कि कैसे एग्जाम में लिखना है वो हमारे वेबसाइट edugib.edu.com के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। जो भी मैंने बताया है उसके नोट्स अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड मेनी मोर रिसोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगे।
तो आई होप कि आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा बस एक टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर में, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा और हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल एडुजीवा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर ले, अभी सब्सक्राइब बटन दबा दे और नोटिफिकेशन बेल आइकन तो जरूर दबा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।